मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम 2014 का जो ईयर उसकी चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट हुआ था उसमें हम 7 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे और इसमें हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 8 से लगाकर 15 तक उनको हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये जितने भी प्रश्न हैं सुबह लगभग 8 बजे के आसपास आपको जो हमारा फेसबुक ग्रुप है पीएससी अड्डा के नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सब तरफ ये क्वेश्चंस आपको सुबह मिल जाते हैं। तो अगर वे स्टूडेंट जिनको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप फेसबुक पर पीएससी अड्डा सर्च करें या इंस्टाग्राम पर भी आप पीएससी अड्डा सर्च करेंगे तो आपको बाकायदा वहाँ पर हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा और वहाँ पर डेली 8 बजे के आसपास आपको जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसे भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आप पहले खुद आंसर लिख लें और रात्रि 9 बजे उन आंसर को चेक कर पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं हम 8वें प्रश्न से। और प्रश्न जो है 8वां प्रश्न है वो है नगद अर्थ सहाय क्या होता है। ये मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है, लेकिन इसके लिए एक और जो टर्म्स यूज़ होती है वो होती है सब्सिडी। हम में से अधिकांश लोग सब्सिडी को लेकर इस नाम से जानते हैं, शायद नगद अर्थ सहाय के नाम से बहुत कम जानते होंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि आप जो पेपर है उसको भी ज़रूर देखें और ख़ासकर जो इंग्लिश टर्म्स है उसके मुकाबले अगर आप हिंदी टर्म्स में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ेगा, इसलिए आप पेपर भी साथ में लेकर चलिए। सिर्फ वीडियो के भरोसे मत आइए, अगर आप पेपर देखकर खुद समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रही बात सब्सिडी की तो आप सभी को पता होगा, वही हमें लिखना है यहाँ पर 3 मार्कर में। तो कैसे लिखेंगे हम कि जब सरकार द्वारा किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यक्ति या वर्ग को वित्तीय सहायता जो छूट या नकद दोनों रूप में हो सकती है सामाजिक लाभ हेतु दी जाती है। तो सब्सिडी अमूमन जो आपको पता होगा छूट में भी दे सकती है सरकार, जैसे कि उर्वरक की छूट में देती है, नगद जैसे कि एलपीजी गैस की सब्सिडी नगद के रूप में आती है। तो सरकार चाहती है कि जो सामाजिक रूप से लोगों का भला हो उसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो कुल मिला के आपको ये बताना था 3 मार्कर में कि सब्सिडी क्या होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हम इसे 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न था हमारे सामने कि मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है। अब हो सकता है बहुत सारे इसको मूल्य वृद्धि कर के नाम से ना जानते हो, लेकिन इसे वेट भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो किस प्रकार से लगाया जाता है यही आपको बताना है यहाँ पर। तो इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स या वेट पता है वही आपको लिखना रहेगा। तो यह अप्रत्यक्ष कर हैं जो वस्तु के उत्पादन से लेकर बिक्री तक के मध्य सभी पड़ाव पर लगाया जाता है जिसे वहन अंतिम उपभोक्ता करता है। तो वेट का आपको पता है, जैसे कि जीएसटी मैंने पढ़ा है और जीएसटी में पता होगा कि टैक्स शुरुआत से होता है, लेकिन उत्पादक से लेकर और बीच में जो रिटेलर है और उपभोक्ता है तो वहन कौन करता है, उपभोक्ता करता है। तो वेट तो अभी भी लगता है हालांकि, लेकिन वो जीएसटी के फॉर्म में लगता है। हालांकि ये प्रश्न पेपर जो है 2014 का है, तब तक जीएसटी नहीं आया था, तो अब आगे संभावना कम है कि आपसे वेट पूछा जाए, जीएसटी की प्रबल संभावना यहाँ पर पूछे जाने की। चलिए तो बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है खुदरा बैंकिंग में क्या शामिल होता है। अमूमन खुदरा का मतलब आपको पता होगा, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो इसे कहते हैं रिटेलर। रिटेलर क्या होता है, यानी कि जो वस्तुएं आपको आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं रिटेलिंग होना या रिटेलर के रूप में मिलना। तो खुदरा बैंकिंग में यही होता है कि बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं वो आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है। वित्तीय समावेशन, इसका यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे कि वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहल जिसमें घर घर जाकर जनता को बैंकिंग नेटवर्क से वहनी लागत पर जोड़ा जाता है और जागरूक किया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के वित्तीय समावेशन मतलब क्या होता है कि लोगों को जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम के प्रति जागरूक करना। तो खुदरा बैंकिंग में ये होता है कि आपको पता होगा बहुत सारी जगह कियोस्क ओपन हो गए हैं, तो कियोस्क लगभग गांव के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो एक तरीके से खुदरा बैंकिंग है जहां पर लोगों की पहुंच हो चुकी है। इसके अलावा जो डाक का बैंक है वो भी इसमें हम कह सकते हैं, वो भी एक खुदरा बैंकिंग का अच्छा जरिया है, यानी कि लोगों के घर घर जाके खाते ओपन करना भी खुदरा बैंकिंग के तहत शामिल हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम 11वें प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न है कि विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को समझाइए, यानी कि विकसित देशों में जो बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी मैंने क्लियर किया था, और खासकर बेरोजगारी जो होती है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। उसमें खासकर जो विकसित देश होते हैं उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि इस उत्तर को हम लिखेंगे
कि विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतम है, जिसमें मशीनों के उद्योग में प्रवेश करने से बेरोजगारी बढ़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो देश विकसित हो जाते हैं वहाँ पर रोबोट मशीन्स ज़्यादा आ जाती हैं, तो जहाँ पर 10 लोग काम करते हैं वहाँ पर फिर एक मशीन काम करती है, तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो विकसित देशों में खासकर बेरोजगारी का जो प्रकार है वो कौन सा है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो आपको 11 प्रश्न किस प्रकार से लिखना है ये भी क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि भारत में कौन कौन से गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन है। अब ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है और हो सकता है अगर आप इसके टच में कभी ना आए हो तो शायद आप इसका उत्तर भी ना लिख पाओ, लिखे तो गलत लिखे। हो सकता है बहुत सारे लोग गैर वाणिज्यिक को गैर नवीनीकृत या गैर परंपरागत से जोड़ लेते, सब बिल्कुल भी नहीं है। इसमें साफ पूछा है कि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन, यानी कि वाणिज्यिक मतलब जो उद्योग व्यापार धंधों में प्रयोग न किए जाते हो वैसे ऊर्जा संसाधन। तो वैसे कौन कौन से, तो वे परंपरागत, यानी कि वो परंपरागत भी होंगे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा प्राप्ति हेतु होता है, जिसमें जैसे कि लकड़ी हो गई, उपले हो गए, गोबर, कृषि अपशिष्ट, ये सारे क्या है गैर वाणिज्यिक। क्योंकि गोबर का कौन सी फैक्ट्री में प्रयोग होता है या उपले का होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इससे ऊर्जा तो मिलती है। अब इनका प्रयोग करता कौन है, ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो हालांकि जो पुराना सिलेबस था 2019 से पहले वाला, 20 से पहले वाला, तो उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी हेल्पफुल थी। 11th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर ये आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार 11 की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ लें इकोनॉमी के लिए, उससे आपकी बहुत सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी और उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है कि अल्पकालीन सहकारी उधार प्रदान करने में कौन कौन से अभिकरण शामिल है। अभिकरण से मतलब होता है संस्थाएं। तो कौन सी संस्थाएं जो अल्पकालीन सहकारी उधार देती हैं, तो अल्पकालीन सहकारी उधार यानी कि अल्पकालीन मतलब जो अधिकतम 15 माह के लिए दिया जाता हो, प्रमुखतया कृषि एमएसएमई क्षेत्र में दिया जाता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पहले यहाँ पर हम भूमिका के रूप में थोड़ा सा लिख देंगे, फिर डायग्राम बना देंगे। तो कृषि क्षेत्र में जो अल्पकालिक सहकारी उधार जो संस्था देती, नाबार्ड तो है ही सही टॉप लेवल पर, उसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हो गई, सहकारी बैंकें हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारे लोन प्रदान करती ये सारी संस्था हैं। और एमएसएमई की बात करें, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें वाणिज्यिक बैंकें, जितनी व्यापारिक बैंकें वो सारी है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गई, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एमएसएमई में भी देती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये लोन प्रोवाइड करवाती है। तो अभिकरण पूछा था तो संस्था आपको क्या करनी थी, बतानी थी। उसके बाद 14वां प्रश्न है हमारे सामने कि गृह वित्त क्षेत्र में ही कार्यरत कौन कौन से अभिकरण। गृह वित्त यानी कि जो होम लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो होम लोन प्रोवाइड करवाती उन सारी कंपनियों का हमें नाम लिखना है, तो खासकर लिखना है क्योंकि 3 मार्कर में आपसे पूछा है तो आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये वे अभिकरण होते हैं जिनका उद्देश्य होम लोन उपलब्ध करवाना होता है। जैसे कि इसमें HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये बैंक नहीं है, ये अलग संस्था है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना बाकायदा लोन प्रोवाइड करवाती है, LIC का है हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां जो होम लोन प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि इसी प्रकार भारत में सभी व्यापारिक बैंकें होम लोन उपलब्ध करवाती है, और भारत सरकार की योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी होम लोन का एक प्रमुख जरिया हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है बहुत सारों के लिए टफ हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ संस्थाएं लिखनी होती हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी रहेगी। इसके अलावा आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने 15वां कि केंद्र सरकार अपने बजट में सामाजिक क्षेत्र के किन मदों पर सामान्यतया व्यय करती है। यानी कि अगर सरकार बजट बनाती है तो सामाजिक क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों पर वो व्यय करती हैं। तो इसमें आ जाएगा महिला सुरक्षा, कृषि सुधार, असंगठित क्षेत्र, लोक वितरण प्रणाली, बाल सुरक्षा, कुपोषण और बीमारी। जब आप ऐसे बना के लिखेंगे तो पूरी संभावना कि आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाए। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ कि ये हमारा 2014 का जो पूरा 3 मार्कर था वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। शुरुआत हमारी यहाँ से थी मुद्रा अवमूल्यन वाले चैप्टर से, क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन, और फाइनली हमने इसके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 2015 के 3 मार्कर की। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।